नमस्कार, मैं आशुतोष अपने चैनल द नेशन मिरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा मुद्दा है डिफेंस से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजीत तिवारी जी, जो कि एक रिटायर्ड एनसीओ हैं असम राइफल से और ये रक्षा मामलों में काफ़ी जानकारी रखते हैं। ये असम राइफल में करीब 22 साल अपनी सेवा दे चुके हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार आशुतोष जी। सो आज जो हमारी मुद्दा है सर, असम राइफल्स को लेकर के ये मुद्दा है। सर फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि असम राइफल का हमारे राष्ट्र के लिए रक्षा एवं सुरक्षा मामलों में क्या योगदान रहा है अब तक। सर आप मेरे दर्शकों को प्लीज़ बताइए इसके बारे में, ताकि उनको भी पता चल सके। बिल्कुल जी आशुतोष जी, असम राइफल एक ऐसी फौज है जी जिसका एक भारत की रक्षा और सुरक्षा में अहम योगदान रहा है। बहुत सारे मतलब जो इंडियन आर्मी की जो रेजिमेंट्स है वो हमारे सामने बिल्कुल 100-150 साल जूनियर हमसे बच्चे हैं। जैसे कि आपने पूछा योगदान, तो सर मैं अगर योगदान बताऊं तो आप अपनी उंगली अपने दांतों से दबा लेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा 1835 में हमारी स्थापना हुई थी। जो असम के प्लेन्स है वहाँ पे क्यों हुई थी, अब ये रीजन बताता हूँ आप। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया, जो अपना बंगाल वाला एरिया है, बंगाल बोलने का मतलब आज का बंगाल, आज का उड़ीसा, आज का झारखंड, आज का बिहार और आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश, सब मिलकर बंगाल कहलाता था जी। तो इनको उन्होंने क्या रखा, बंगाल के नाम से ही शासन किया और चारों ओर भारत में बढ़ते गए। तो बंगाल के साथ साथ वो इस बंगाल में जो आज का बांग्लादेश है वो भी शामिल था। उसका नाम नहीं लिया मैंने क्योंकि वो आज एक अलग कंट्री है, वो भी शामिल था। तो जब अंग्रेज इन एरियाज में गए तो आगे की ओर यानी और ईस्ट और नॉर्थ की ओर एक्सपेंस किया, फैलाव किया, तो असम में पहुंचे। असम में प्लेन्स भी है और पहाड़ भी है। तो असम के प्लेन्स में जब वो पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पे अपना मतलब कॉलोनीज मतलब सेटलमेंट कैंप्स बनाए और यहाँ की ज़मीन जो कि फर्टाइल थी और जो कि थोड़ी सी उबड़ खाबड़ थी, वहाँ पे इन्होंने चाय बागान स्थापित किया। तो ये चाय बागान के ऊपर जब ट्राइबल्स अटैक कर रहे थे तो उसके अटैक्स को रोकने के लिए असम राइफल नाम की फौज की स्थापना की गई, लेकिन नाम असम राइफल नहीं था, नाम था उसका कछार लेवी। तो पहला योगदान तो यह है कि हमने अंग्रेज़ों के टी गार्डन्स को, जो लोकल वहाँ के होस्टाइल्स थे जो रेड कर रहे थे, छापा मार रहे थे चाय बागानों पे, उनसे हमने चाय बागानों का सुरक्षा किया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग इलाके को जीत करके हमने वहाँ शांति स्थापित करके अंग्रेज़ों का क्या किया, मतलब उनका एम्पायर को हमने बढ़ाया और उनको उनको मतलब एक्सपेंस करने में मदद किया और जो जीते हुए इलाके थे उनकी सुरक्षा भी की। कई सारे एक्सपीडिशन चलाए हमने। अब आता है फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919। अब इस वार में गोरखा ट्रूप्स की संख्या कम हो गई। आपको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें जो आज का तुर्की है, तो तुर्की में खलीफा का शासन था, उसे खिलाफत बोलते हैं, खिलाफत। तो खलीफा मतलब जो तुर्की का जो सम्राट था, एम्परर था, उसको खलीफा बोलते थे। खलीफा का ये भी मतलब है कि वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का धर्मगुरु होता था जी। तो उनका जो एरिया था उनके साथ ब्रिटेन का टकराव हुआ, तो उसके अगेंस्ट में, खलीफा के अगेंस्ट में यानी तुर्की के अगेंस्ट में असम राइफल के जवानों को जीआर के साथ मतलब मिक्स करके, ग्रुपिंग करके हमें डिप्लॉय किया गया। आज का जो ईरान है, जिसे हम अब ईरान कहते हैं, उस समय पर्सिया कहा जाता था, वहाँ पे असम राइफल के ट्रूप्स डिप्लॉय हुए। उस समय का मेसोपोटामिया, आज का इराक, उस समय मेसोपोटामिया कहलाता था, नाम चेंज होकर आज इराक कहलाता है। वहाँ असम राइफल के ट्रूप्स डिप्लॉय हुए। एशिया, वेस्टर्न एशिया की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा आज का जो इजराइल है, इजराइल कहीं दुनिया के नक्शे पे नहीं था। इजराइल तो 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में आया, बट उन एरिया में भी असम राइफल के जवान तैनात थे, जो इजराइल और फलस्तीन का एरिया है। तो वेस्ट एशिया में हमारी यहाँ पे तैनाती थी, प्लस इजिप्ट, जो कि होने को तो अरबियन डोमिनेंस वाला कंट्री है, बट वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। इजिप्ट में भी हमारी तैनाती थी। इसके अलावा यूरोपियन सेक्टर में भी बहुत सारे जगहों पे भी हमारी तैनाती थी, जो कि मतलब ब्रिटेन के अगेंस्ट में जो भी लोग लड़ रहे थे, जैसे कि जर्मनी लड़ रहा था, इटली लड़ रहा था, तो वहाँ हम ब्रिटेन और उसके जो मित्र राष्ट्र थे उनके सपोर्ट में लड़ रहे थे। उसमें हमारा जो योगदान था बहुत ज़्यादा था। इसके लिए हमें मिलिट्री अवार्ड्स भी मिले और सिविलियन अवार्ड्स भी मिले। बट 1914 में हम वर्ल्ड वार में शामिल हुए। आपको पता है कि 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, प्रथम विश्व युद्ध या प्रथम महायुद्ध, आप जिस नाम से भी जानते हो। तो इसी के बीच में हमारी बहादुरी से खुश होकर के महारानी विक्टोरिया ने या ब्रिटेन के किंग ने हमें क्या किया, हमें नाम दिया असम राइफल्स का। तो इस प्रकार का सम्मान हमें मिला और हमें इन्फेंट्री तो नहीं बनाया गया, बट इन्फेंट्री के बराबर का दर्जा दिया गया
और बहुत सारी सहूलियतें दी गई। आपने सुना होगा बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ इम्फाल। बैटल ऑफ इम्फाल और बैटल ऑफ कोहिमा में असम राइफल का बहुत बड़ा योगदान है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार की ही बात है। हमने जापानी हमले को विफल किया, और जापानी हमले को विफल नहीं किया यानी हमने सिर्फ डिफेंसिव लड़ाई नहीं लड़ा, यानी रक्षात्मक युद्ध नहीं लड़ा। हमने, हमारी जो 4 असम राइफल थी उसकी एक प्लाटून ने पैराट्रूपर की ट्रेनिंग लेके बिहाइंड एनिमी लाइन, यानी जैसे हमारी पैराशूट रेजिमेंट करती है उस प्रकार से हमारे पैराट्रूपर्स ने, असम राइफल के पैराट्रूपर्स ने जो मतलब म्यांमार के अंदर जो उनकी फौज थी जापान की, उनके ऊपर पैरा जंप करके उनके ऊपर अटैक किया और उनकी मतलब एनिमी लाइन को तहस नहस कर दिया। यानी हमने उस लड़ाई में डिफेंसिव भी और ऑफेंसिव भी दोनों तरीके से ब्रिटिश इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। ये अलग बात थी कि फौज ब्रिटिश की थी इसलिए हम ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे थे। तो आज़ादी से पहले तो हमारा ये योगदान है। अब भारत आज़ाद हो जाता है तो उसमें हमारा क्या योगदान है? इसमें भी हमारा काफ़ी लंबा योगदान है। अब भारत आज़ाद होते ही नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग इलाकों में इंसर्जेंसी शुरू हुई, नागा इंसर्जेंसी शुरू हुई। नागा इंसर्जेंसी को हमने टैकल किया। असम राइफल को काम करने में दिक्कतें ना हो इसलिए 1958 में एक एक्ट बनाया गया जो कि आज भी एक विवादित और चर्चित एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958। वो नागा इंसर्जेंसी को ही टैकल करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा जो आज का आज का अरुणाचल है वो नेफा के नाम से जाना जाता था, और नेफा को एक ओवरसीज एरिया के तौर पे रखा गया था, और उसको ना तो स्टेट के तौर पे रखा गया था ना ही यूनियन टेरिटरी के तौर पे। वह विवादित क्षेत्र था। मैकमोहन लाइन को लेकर के चाइना और इंडिया के बीच में विवाद था, तो भारत ने उसको अपना स्टेट भी घोषित नहीं किया था। लेकिन चाइना अटैक करता है तो उसको रोकने के लिए असम राइफल की ही बटालियनें वहाँ डिप्लॉय थी, और आज़ादी तक हमारी सिर्फ 5 बटालियनें थी। ये भी बता दूं आपको, 5 बटालियनें थी। बाद में ये बढ़ के 21 हुई, 21 से फिर बढ़ करके 33 हुई, और 33 से आज हम 46 यूनिट्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट से लेकर के J&K तक फैले हुए हैं। यानी हमारी डिप्लॉयमेंट आपको सुनने से ही पता लग रहा है कि कहाँ है हमारी डिप्लॉयमेंट। जहाँ भी पीस है वहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं। जहाँ पे भी भारत के खिलाफ किसी ने हथियार उठा रखा है, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी, वहाँ इंसर्जेंसी को और मिलिटेंसी को कुचलने के लिए सरकार के पास एक ही हाथ है, वो है असम राइफल्स। बाकी भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी इंसर्जेंसी को कुचलने की जब बात आती है तो सरकार को याद आती है असम राइफल्स की। ये अलग बात है कि सरकार असम राइफल्स को नाम, पहचान और बेनिफिट्स नहीं देती है, इसे छुपा करके रखती है। सर, हम लोग बिहार के हैं, अब मैं एक बिहार के मुद्दे पे आऊँगा। हमारे जो बिहारी लेबर है यहाँ भी उनको मतलब अच्छा खासा मजदूरी मिल जाता है, बट यहाँ काम न करके वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा राज्यों में वहाँ के लेबर का मजदूरी ज़्यादा है, इनका कम है। तो कोई भी उनसे काम न करा करके इनसे काम कराता है, मतलब बिहारी लेबर से। तो असम राइफल की हालत भी कुछ उस बिहारी लेबर की तरह है। यानी काम तो ये बहुत अधिक करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, बट उसको जितना मेहनताना मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। अब मैं बिहारी लेबर बोला हूँ तो इससे बिहार के लोग दुखी ना हो, ये सच्चाई है कि बिहार से मतलब लेबर ही एक्सपोर्ट होता है। जी बिल्कुल। ये भी बात अलग है कि यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं तो अनपढ़ भी है। यहाँ से IAS IPS निकलते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करते। अगर बिहार की पहचान है तो बिहारी लेबर से ही है, और बिहार के जो लेबर है उनके भेजे हुए पैसे से इकोनॉमी चल रही है। जी। अब ये मैं थोड़ा मुद्दे से अलग हट गया हूँ, बट ये बताना जरूरी था। अब मैं अपने वापस मुद्दे पे आता हूँ। तो ये तो असम राइफल का आपने देख लिया कि असम राइफल ने क्या किया, इंसर्जेंसी को टैकल किया, यानी इंसर्जेंसी के खिलाफ ऑपरेशंस किया। इसके अलावा 62 में जब चाइना ने नेफा के ऊपर अटैक किया, नेफा मीन्स आज का अरुणाचल, तो उस लड़ाई को सबसे पहले किसने झेला? हमने झेला। वहां पे फौज की डिप्लॉयमेंट, इंडियन आर्मी की रेगुलर बटालियंस की डिप्लॉयमेंट बहुत कम थी, क्योंकि सरकार की एक नीति थी, नेहरू जी की नीति, फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब ये है कि उन एरियाज में रोड नहीं बनाना है, उन एरियाज में जो लोकल लोग हैं वही रहेंगे, बाकी स्टेट के लोग जा नहीं सकते। अगर जाएंगे भी तो उनको स्पेशल परमिट चाहिए, जिसको आज हम इनर लाइन परमिट के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा इनर लाइन परमिट के बारे में। तीसरा चीज ये था कि आर्मी भी बहुत ज्यादा वहाँ नहीं रखना है, नहीं तो चाइना नाराज हो जाएगा। और असम राइफल को उन्होंने रखा था ये सब चीज़ बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, बट इसको आर्मी में शो नहीं करते थे। लेकिन बात ये थी कि ऑपरेशन की, तो 62 में हमने काम किया, 65 में भी हमने पूरा मतलब सपोर्ट किया इंडियन आर्मी को। हमारी वजह से मतलब मिजोरम में या त्रिपुरा में जो उनकी आर्मी थी पाकिस्तान की, वो घुस नहीं पाई जी। यानी हमने उनको पूरा मतलब डिफेंस किया। साथ ही साथ 1971 में जो मुक्ति वाहिनी थी, मुक्ति वाहिनी आप जानते हैं, मुक्ति वाहिनी एक मिलिशिया थी जी, जिसे मतलब इंडियन आर्मी ने ही ट्रेंड किया था पाकिस्तान आर्मी से लड़ने के लिए। उनकी डिमांड थी आज़ाद बांग्लादेश, जिसमें वो कामयाब भी रहे भारतीय सेना की मदद से। तो मुक्ति वाहिनी को भी हमने ट्रेंड किया था, प्लस हमने इंडियन आर्मी को पूरा सपोर्ट किया।
तो 71 के वार में भी हमारा पूरा योगदान रहा। अब मिजोरम में 65 के आसपास में वहाँ इंसर्जेंसी शुरू हुआ। 65 में लाल डेंगा ने मिजोरम की जो कैपिटल है आज आइजोल, वहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट का, इंडिपेंडेंट मिजोरम का उन्होंने फ्लैग होस्ट कर दिया था और पाकिस्तान ने मान्यता भी दे दिया, आज़ाद देश के तौर पे मान्यता भी दे दिया था जी। और वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, इंडियन आर्मी डिप्लॉयमेंट हुई जिसमें असम राइफल का सबसे बड़ा योगदान था। खुद मेरी बटालियन उसमें लंबे समय तक, जो 18 असम राइफल है और 19 असम राइफल है, 6 असम राइफल है, लंबे समय तक मिजोरम में तैनात रही जब तक वहाँ पे पीस नहीं हो गया। पीस होने के बाद भी तैनात रही और उसको हम लोगों ने नॉर्मल किया। आज मिजोरम जो है नॉर्थ ईस्ट क्या इंडिया का सबसे, मुझे लगता है, पीसफुल स्टेट है और वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें भी हमारा योगदान है। नागालैंड में जो इंसर्जेंसी थी, अभी कुछ ग्रुप सीज फायर में है, कुछ लड़ रहे हैं, बट इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसको असम राइफल ने टैकल किया हुआ है, उनके ऊपर हमारा पकड़ है। यहाँ तक कि जो कैंप्स म्यांमार में है उनके ऊपर भी हमारी नज़र है। तो असम राइफल की वजह से नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट प्लस सिक्किम भी भारत के मैप पे हम उसको देख पा रहे हैं। अगर असम राइफल नहीं होती तो ये कब के टूट चुके होते, आज़ाद देश बन चुके होते, लेकिन आम जनता को हमारे बारे में पता नहीं है। इसके लिए हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी है, अपना खून बहाया है, किसी ने अपना टांग गंवाया है, किसी ने अपना हाथ कटवाया है, लेकिन दुख की बात है उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उन्हें कई लोग तो फौजी के तौर पे भी ट्रीट नहीं करते हैं। हमें सबूत देना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है अलग अलग जगह पे कि हम फौजी हैं, हम आर्मी के अंडर में काम करते हैं, बताना पड़ता है। तो ऐसा है। तो ये तो बात थी इंसर्जेंसी ऑपरेशन की नॉर्थ ईस्ट में। अब ऑपरेशन पवन श्रीलंका में, जब श्रीलंका में फौज की जरूरत पड़ी तो रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन के तौर पे हमारी 3 यूनिटों को वहाँ पे श्रीलंका में अलग अलग जगहों पे, जैसे ट्रिंकोमाली, बट्टिकलोवा और जाफना में तैनात किया गया। जाफना पे तो एक प्रकार से मतलब एलटीटी ने उसे अपना कैपिटल बना रखा था, वहाँ पे भी हमने शांति स्थापित करने में अपना पूरा योगदान दिया और सबसे कम कैजुअलिटी, ना के बराबर कैजुअलिटी रही, जबकि कई नामी गिरामी जो हमारी फौजें हैं उनकी कैजुअलिटी ज़्यादा हुई। तो ये ऑपरेशन पवन में हमारा योगदान बहुत ही अहम है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से बाहर जे एंड के में 89 में इंसर्जेंसी की शुरुआत होती है। 1992 के बाद हमारी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुई और एक साथ 10 यूनिटों को नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग इलाकों से निकाल करके कश्मीर वैली में डिप्लॉय किया गया। कश्मीर वैली में जो मिलिटेंट थे, चाहे वो लश्कर तोयबा के हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के हो, चाहे जैसे मोहम्मद के हो, चाहे कोई भी हो, असम राइफल के नाम से वो थर थर कांपते थे। हमारी जो डिप्लॉयमेंट थी आरआर के मतलब सेक्टर के अंदर थी, आरआर के अंडर ही हम काम करते थे, क्योंकि आरआर और असम राइफल, राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल दोनों एक ही प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है और इनका मेन मोटिव है इंसर्जेंसी को और मिलिटेंसी को खत्म करना। तो आपने सुना होगा कि अभी तक का इंसर्जेंसी ऑपरेशन के इतिहास में सबसे बड़ा किलिंग्स रहा है 72 मिलिटेंट्स का, वो हमारे असम राइफल का ही योगदान है। हमारी 7 असम राइफल्स के सिर्फ 15 जवानों ने 72 मिलिटेंट्स को मार डाला और इतने हथियार बरामद हुए कि उनको उठाने के लिए गाड़ियां कम पड़ गई। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन दुद्धि के नाम से जाना जाता है और ये जगह एलओसी के आसपास में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। कईयों को पता होगा क्योंकि उसके ऊपर कई सारी वीडियोस बन चुकी है, लेकिन कईयों को आज भी पता नहीं है। तो ये एक इतिहास है, तो हमने हर जगह योगदान दिया है। आज भी नॉर्थ ईस्ट में अगर शांति है और जे में कुछ हद तक शांति है तो उसका वजह असम राइफल है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि सरकार हमें मतलब काम तो हमसे पूरा फौज का लेती है, बट हमें फौज की कई सारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। कई सुविधाएं हमें अगर मिली भी है तो लड़ के मिला है, कोर्ट केस करके मिला है, आवाज उठा के मिला है। तो ये मुझे तो ठीक नहीं लगता कि एक जवान जो काम कर रहा है या एक सर्विसमैन जो रिटायर्ड होकर आ चुका है मेरे जैसा, उसको अपने हक के लिए, या जो भाई सर्विस में है उनको हक दिलाने के लिए, या जो पेंशन आने वाले हैं उनको हक दिलाने के लिए ऐसे मीडिया में आप लोग के साथ आवाज उठाना पड़े या कोर्ट में केस करना पड़े, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सीसीएस का बैठक करे। बट अब तक सीसीएस ने असम राइफल के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है और ये हमारे जवानों के मनोबल को कहीं ना कहीं से कम कर रहा है। अब जरूरत है कि सरकार इसके ऊपर मतलब अपना संज्ञान ले। सरकार हमारे योगदान को नजरअंदाज कर रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं है आशुतोष जी, मेरा तो ऐसा मानना है। बट आप लोग क्या मानते हैं और आपके दर्शकगण क्या मानते हैं, अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपके दर्शकों से भी गुजारिश है कि इस मामले के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बोले। अगर कुछ लोग मीडिया से जुड़े हैं तो मीडिया में आवाज उठाएं, अगर कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, चाहे वो पोजीशन में हो चाहे अपोजिशन में, वहां पे हमारे बारे में बोले, हमें उचित न्याय दिलाएं। आपके दर्शकों से आशुतोष जी मेरा यही अनुरोध है जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो समय दिया आज के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं उनको आपने असम राइफल्स के अहम योगदान के बारे में बताया। सर नमस्कार, मिलते हैं। नमस्कार आशुतोष जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कोई अलग मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।